गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कर्नट इंजन, कर्नट साइकिल एंड कर्नट थियरम। अब तक के हमारे अगर लेक्चर्स को आप देखे होंगे तो पहला लेक्चर जो था वो था आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, दूसरा लेक्चर था ज़ीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ पर, तीसरा लेक्चर था सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ पर, और आज का लास्ट लेक्चर है। तो चलिए अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी आप हमारे ब्लॉग पर पा जाएंगे। मेरा ब्लॉग आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, onlyphysics.blogspot.com। और ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर डीडीयू के करेंटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पीजीटी की परीक्षा के लिए, आईआईटी, नीट और एमएससी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए बिना आप समय गवाए अपने एमसीक्यूज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज़ मोटर, जनरेटर, एनर्जी कन्वर्टर एंड ऑप्शन डी है हीट इंजन। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको हीट इंजन की डेफिनीशन मालूम होनी चाहिए, जिसमें कहा गया हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कर्नट साइकिल हैज़ मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, न्यू इंजन, पेट्रोल इंजन। तो आपको मालूम है नो इंजन कैन मोर इफिशियंट दैन अ रिवर्सिबल इंजन। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नट साइकिल इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम ऑब्लिक सब्सटेंस यूज्ड, कंडीशन ऑफ इंजन, वर्किंग कंडीशन, टेम्परेचर, रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि इफिशियंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो टेम्परेचर, रेंज, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। In a Carnot cycle, the temperature of the working substance at the end of the cycle is less than that the beginning, more than that at the beginning, equal to that at the beginning, D है 0। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कर्नट साइकिल में आप जहाँ से चले थे वहीं आप पहुँच जाते हैं। दैट इज़, आप देखिए ये आपके सामने मैं बना के एक बार इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये आपका पीवी डायग्राम है और आप देखिए ये आइसोथर्मल्स हो गए, ये आपका एडियाबेटिक्स हो गया। यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 था। ये आप ए से चले बी पर पहुँचे, ये आपका डायरेक्शन हो गया साइकिल की। तो आप देख रहे हैं जब आप ए से चल करके और बी फिर से ए पर पहुंच रहे हैं तो टेम्परेचर T1 था, T1 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब है इक्वल टू दैट एट द बिगनिंग, जो प्रारंभिक टेम्परेचर था उसी के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्रीज ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ कर्नट इंजन। कर्नट इंजन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने का सबसे इफ़िशियंट तरीका क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंक के टेम्परेचर को घटाना सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के बजाय अधिक इफ़िशियंट माना जाता है। ये पहले ही स्टेटमेंट दिमाग में होना चाहिए। अब आपको पढ़ना चाहिए ऑप्शन। Increase of temperature of source by 50 degree centigrade, decrease of temperature of sink by 50 degree centigrade, increase of temperature of source by 25 degree centigrade and decrease of temperature of sink by 25 degree centigrade। D है all above are equally effective। तो मोस्ट इफेक्टिव आपको खोजना है तो ऑप्शन डी, decrease of temperature of sink by 50 degree centigrade। Question number 6, an engine operates between temperature of 900 Kelvin and T2 and another engine between T2 and 400 Kelvin
फॉर बोथ टू डू इक्वल वर्क वैल्यू ऑफ T2 विल बी। तो देखिए एक इंजन है जो वर्क कर रहा है 900 केल्विन और T2 के बीच में, और दूसरा इंजन है वो भी वर्क कर रहा है T2 और 400 केल्विन के बीच में। इसका मतलब हुआ पहले इंजन के लिए जो सोर्स है वो 900, सोर्स का टेम्परेचर 900 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर T2, जबकि दूसरे इंजन के लिए सोर्स बन गया T2 और 400 केल्विन बन गया टेम्परेचर ऑफ सिंक। लेकिन देखिए दोनों इंजन सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आउटपुट वर्क सिंपली क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो उलझ करके रह जाएंगे अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है। आउटपुट वर्क W इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T होता है। ओके, तो अब देखिए जैसे ये बात कहाँ से लिखी जाती है, तो आपको थोड़ा सा मैं अंदाज़ा बता दूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T1 फॉर अ परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल। तो एक तरह से वहाँ से आप इक्विवेलेंट वाली बात को लेकर के चलते हैं। और यहाँ अब आपके अगर इस बात से आप एग्री हो गए हैं तो अब आपको मालूम है कि चेंज इन टेम्परेचर पहले इंजन के लिए है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं तो वर्क बराबर है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर दोनों इंजन के लिए सेम होगा, मतलब 900 केल्विन माइनस T2, ये आपका बराबर हो जाएगा कितने का, T2 माइनस 400। इस तरह से आप देखेंगे तो 2T2 हो गया इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी 650 केल्विन। तो दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए 650 केल्विन। ये डिग्री कई जगहों पर लोगों ने लिखा है, बट मैं इस डिग्री से बहुत एग्री नहीं करता हूँ, इसलिए मैं डिग्री को पढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये मैं आपसे टाइपो एरर अपनी कह रहा हूँ कि आप कभी भी केल्विन को केल्विन में लिखा करें, डिग्री केल्विन नहीं लिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कर्नट साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन इनिशियल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी हम टेम्परेचर लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, मतलब केल्विन में लेते हैं। और आपको अभी अभी मैंने बताया इसके पहले क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय, कि जितना ही सिंक का टेम्परेचर कम होगा आप पाएंगे कि इफ़िशियंसी उतनी ही अधिक होगी। अब आप जानते हैं सबसे अधिक इफ़िशियंसी तब होती है जब सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इफ़िशियंसी होता है 1 माइनस T2/T1। ओके, तो when T2 is equal to 0 Kelvin, then we can find that eta is equal to 1, that is 100% efficiency। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, देन process is thermodynamically in equilibrium, process is executed in closed system cycle, its entropy will change due to irreversibility, sum of heat and work transfer will be 0। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि इन साइक्लिक प्रोसेस total amount of heat is used in doing external work because internal energy will be 0 because initial and final state are same। It means that जितना आपने हीट को पाया उतना आपने काम कर दिया, तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको सम क्या होगा, 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइंड having same efficiency as the Carnot cycle, it is feasible, impossible, possible। ऑप्शन डी है पॉसिबल बट विथ लॉट ऑफ सफिस्टिकेशन। तो अगर किसी कर्नट साइकिल के बराबर की इफ़िशियंसी का कोई इंजन आप बनाना चाहते हैं तो क्या संभव है, फिजिबल है, इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? तो ऑप्शन डी पॉसिबल हो सकता है अगर आप रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर रहे हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10,
In a Carnot cycle, heat is transferred at अब कर्नट साइकिल में कहाँ कहाँ हीट ट्रांसफ़र होती है, अब वो आपको कर्नट साइकिल फिर से मैं बना करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये कर्नट साइकिल है और आपको मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है केवल वहीं हीट का आदान प्रदान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ आप पाते हैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट, A टू B इसका नाम आप लिखते हैं, C से D में कोई हीट नहीं और D से हीट में Q2 अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब है जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जो ये A से B टेम्परेचर T1 था और C से D टेम्परेचर T2 है। आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन्युफैक्चरर claims to have a engine of efficiency 60% working between the temperature limit of 227 degree centigrade and 27 degree centigrade. His claim is, तो उसका क्लेम सही है या गलत है, जो उसने दावा किया है कि 60% उस इंजन की इफ़िशियंसी या सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 227 प्लस 273, ओके, और T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 273। इस तरह से आप पा जाएंगे कि ये टेम्परेचर आपका हो गया 500 केल्विन और ये हो गया 300 केल्विन, ओके। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 दैट इज 300 अपॉन 500, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 माइनस 3 दैट इज 2 बाई 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 बाई 5। तो आप देख रहे हो 0.40 दैट इज़ 40% इफ़िशियंसी आएगी अगर कोई कर्नट इंजन वर्क करेगा इस टेम्परेचर लिमिट में। और आप जानते हैं नो इंजन कैन मोर इफिशियंट दैन अ कर्नट इंजन। तो इफ़ कर्नट इंजन हैव इफिशियंसी 40%, इफ़ कर्नट इंजन वर्किंग बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट, then no chance the heat engine manufactured by the company having efficiency 60%, that is its statement is not justified। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इफिशियंसी ऑफ अ कर्नट इंजन डिपेंड्स ऑन वर्किंग सबस्टेंट, डिज़ाइन ऑफ इंजन, साइज ऑफ इंजन, टाइप ऑफ फ्यूल फायर्ड, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो आपको मालूम है कि द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, दैट इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 13, द इफिशियंसी ऑफ कर्नट इंजन इज मैक्सिमम फॉर गैस इंजन, वेल लुब्रिकेटेड इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, रिवर्सिबल इंजन। तो कर्नट थियरम कहता है नो इंजन कैन मोर इफिशिएंट दैन अ रिवर्सिबल इंजन, इट मीन्स दैट ऑप्शन ई, रिवर्सिबल इंजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्नट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, एन इरिवर्सिबल साइकिल, अ सेमी रिवर्सिबल साइकिल, अ क्वासी स्टैटिक साइकिल। तो आपको मालूम है कर्नट साइकिल इज अ परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीट इज ट्रांसफर टू अ हीट इंजन फ्रॉम अ फर्नेस एट अ रेट ऑफ 80 मेगावाट if the rate of waste heat rejection to a nearby river is 50 megawatt, determine the net power output for this heat engine। तो देख सकते हो कि किसी फर्नेस से जो हीट का मिलने का रेट है वो 80 मेगावाट है और जो इसने लॉस किया वो 50 मेगावाट रेट है लॉस का। तो जो बचा उसके पास वो क्या हुआ, 80 माइनस 50 दैट इज़ 30, ओके। तो सवाल ने कहा है डिटरमाइन द नेट पावर आउटपुट ऑफ दिस हीट इंजन। तो जो मिला और जो लॉस हुआ उसका जो डिफरेंस हुआ वही तो आउटपुट हुआ। इसका मतलब है कि 30 मेगावाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, हीट इज ट्रांसफर्ड टू अ हीट इंजन from a furnace at a rate of 80 megawatt if the rate of waste heat rejection to a nearby river is 50 megawatt, determine the efficiency of this heat engine।
पहले में सीधे सीधे आउटपुट पूछा था, दूसरे में इफ़िशियंसी पूछ दिया। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट हो गया 30, इनपुट हो गया 80, तो 30/80 दैट इज 0.375, दैट इज 37.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ रिवर्सिबल इंजन and an irreversible engine are working between the same temperature. The efficiency of both is same. Reversible is greater, irreversible is greater. Each of them is 1. तो आपको मालूम होना चाहिए नो इंजन कैन मोर इफिशियंट देन अ रिवर्सिबल इंजन इफ वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कर्नट थियरम। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कर्नट थियरम, the correct option of question 17 is B, reversible is greater. Question number 18, absolute scale of temperature was given by, किसने absolute scale of temperature को दिया? तो आपको मालूम होना चाहिए लॉर्ड कैल्विन ने दिया। ऑप्शन सी, वर्किंग सब्सटेंस इन कर्नट इंजन इज हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, परफेक्ट गैस। तो आपको मालूम होना चाहिए परफेक्ट गैस or real gas is the working substance of Carnot heat engine। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ कर्नट साइकिल थर्ड स्टेप इज। तो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड स्टेप इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड स्टेप इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन ईटा एंड रिवर्सिबल हीट इंजन ईटा आर कंपेयर्ड व्हेन बोथ आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम हीट सोर्स एंड सेम हीट सिंक। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज based on the statement of Carnot theorem, and Carnot theorem says that if reversible and irreversible engines are working between the same temperature limit, then the efficiency of reversible engine is greater than the efficiency of irreversible engine। इसका मतलब क्या हुआ, eta r is greater than eta, that is option B, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा। ओके, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। हमारे आज के लेक्चर्स को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये लेक्चर निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज को समाप्त करते हैं। मैं फिर बता दूं, इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी हमारे ब्लॉग पर आपको मिलेगी। ये लेक्चर पीजीटी, एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी, नीट और वर्तमान समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएससी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।